तो हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हम आज की वीडियो में आपको क्लास 10th के हाई स्कूल के साइंस का आज पेपर सॉल्व कराने जा रहे हैं, क्योंकि यह काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और यह हर साल एग्ज़ाम बोर्ड में जो हमारा हाई स्कूल का पैटर्न होता है 70 नंबर का पूछा जाता है और 30 नंबर आपसे स्कूल से दिया जाता है। तो आज हम आपको 30 नंबर फिक्स कराने जा रहे हैं और जो ऐसे क्वेश्चन हमने इस पेपर में रखे हैं वो एग्जाम बोर्ड में पूछा गया। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको सबसे सरल माध्यम से समझाते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्त, वो है समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता होती है, यानी कितनी होती है, हमें ये बताना। और दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर एक बार याद करके जाना। तो हम लिखेंगे दोस्तों, जो समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता होती है वो हमारा ऑप्शन जो है, पहला है 1, दूसरा है 1 से कम, तीसरा है 1 से अधिक, चौथा अनंत। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, अर्थात ए हो जाएगा। जो समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता होती है दोस्तों, वो 1 होती है। और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है जब आवर्धन क्षमता। दोस्तों, मैं आपसे यह आशा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में हमें देंगे, क्योंकि यह काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हमें ऐसा लगता है कि आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है। और चलिए अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तब इसकी फोकस दूरी हमें ज्ञात करना है। तो चलिए आपको कैसे निकाली जाती है फोकस दूरी, हम आपको बताते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं जैसे दिया गया है कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है। जो हम फोकस दूरी को दोस्तों हम एफ से डिनोट करते हैं। तो फोकस दूरी हमारी होती है, उसे हम एफ से डिनोट करते हैं। तो वो कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर। और आप देख सकते हैं क्या कहा गया है कि हमें क्या ज्ञात करना है। सॉरी दोस्तों, दी गई है वक्रता त्रिज्या, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। यहाँ पर आप इसे नहीं लिखेंगे, हमारा जो वक्रता त्रिज्या दिया गया है, वक्रता त्रिज्या वो है हमारा 20 सेंटीमीटर। और हमें क्या ज्ञात करनी है, फोकस दूरी, हमें यह ज्ञात करना है। दोस्तों, आपको पता होगा जो हमारा यह बराबर होता है फार्मूला, यह बराबर r/2 होता है। जब हम यहाँ पर r का मान रखेंगे, r का मान कितना दिया गया है, 20, तो यहाँ पर हम 20 रखेंगे और जो 2 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा यह बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। हमारा तीसरा का ऑप्शन यही है दोस्तों। इस प्रकार आपको हल करना था, जो काफ़ी आसान होते हैं। तो चलिए अपने चौथे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो है वह 3/2 है दोस्तों। तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक हमें पूछ रहा है दोस्तों। और दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि आपको यहाँ से आपका जो पैटर्न बन रहा है, यहाँ से आपको 20 नंबर टिक के माध्यम से मिलता है दोस्तों। तो आप इन सारे क्वेश्चन को एक बार जरूर याद करके जाना, अर्थात इन सारे क्वेश्चन को एक बार करके जाना, तो जिससे आपको काफ़ी आसानी पेपर में होगी। चलिए हम आपको चौथे का आंसर बताते हैं, किस प्रकार आपको लगाना है। जो दिया गया है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं कैसे लगाना है। तो दोस्तों, जैसे हमारा है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो दिया गया है, तो हम मान लेते हैं कोई अपवर्तनांक 1 है, कोई अपवर्तनांक 2 है। तो आप जब इसे डिनोट करेंगे तो जो हमारा बनेगा कि 1n2, क्योंकि पहले के सापेक्ष दूसरा का अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर हम क्या रखते हैं, तो दोस्तों जैसे हमारा ये कोई अपवर्तनांक है, तो हम इसे कैसे निकालेंगे। जो हमारा जो फार्मूला होता है, जैसे हमारा फार्मूला होता है 1n2 बराबर 1/2n1, अर्थात दूसरे के सापेक्ष पहला का अपवर्तनांक या पहले के सापेक्ष दूसरा का अपवर्तनांक, इस तरह निकाला जाता है। तो हम रखेंगे अपने फार्मूले पर, हमारा क्या है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो वायु को हम एयर के सापेक्ष जो कांच को जी से ग्लास, उसका जो अपवर्तनांक है दोस्तों, आप देख सकते हैं वो है 3/2। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3/2। तो उसके बाद क्या ज्ञात करना है हमें कि, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक जो हमें ज्ञात करना है, जी के सापेक्ष ए का अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना है। दोस्तों, आपको एक कैसे ज्ञात होगा, तो यहाँ पर आप रखेंगे कि GNA इक्वल 1/ANG। जब इसे आप रखेंगे, इसका जो होता है, तो आप 1/3/2 रखेंगे,
यहाँ पर 2 ऊपर चला जाएगा, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा, आप यहाँ लिख दे रहे हैं, वो आ जाएगा 2/3। हमारा यही आंसर हो जाएगा। आप जब इसे या भाग दे सकते हैं, नहीं तो यही आंसर हमारा हो जाएगा। इस प्रकार आपको निकालना था। जो हमारा GNA आ गया वो आ गया 2/3। इसका यही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अपने 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा 5वां क्वेश्चन है वो है, एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र एवं फोकस दूरी के मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंब के बीच बनने का किरण आरेख दर्शाना है दोस्तों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से हमें 3 नंबर मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ से हमें 3 नंबर का क्वेश्चन आया है, क्योंकि ऐसे सारे क्वेश्चन हमने रखे हैं जो हर साल एग्जाम बोर्ड में पूछे हैं, वही हमने इस वीडियो में रखा है दोस्तों। चलिए आपको इस क्वेश्चन को भी सबसे सरल माध्यम से हम समझाते हैं। तो दोस्तों पहले क्या बोला है, एक अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण आप जानते होंगे कि कैसे बनता है, तो हम इसका अवतल दर्पण का आपको बना के समझा। ऐसे अवतल दर्पण होता है। तो क्या बोला गया है क्वेश्चन में, आप पढ़ सकते हैं। तो इसके पीछे कलई, क्योंकि इसका परावर्तक पिच उभरा होता है, तो यहाँ पर आप इसे कलई कर देंगे। इस प्रकार अवतल दर्पण हमारा बनेगा। यहाँ कोई बिंदु P है, तो क्या बोला गया है, यहाँ पर कोई, यहाँ वक्र त्रिज्या होती है, यहाँ फोकस दूरी होती है हमारी। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र एवं फोकस के मध्य रखी, अर्थात इन दोनों बिंदुओं के बीच रखी एक वस्तु है हमारा दोस्तों। और जो क्या बोला गया है कि वस्तु मध्य रखी प्रतिबिंब के बनने का किरण आरेख हमें बताना है दोस्तों। जो चलिए बताते हैं। तो जब यहाँ से दोस्तों इन दोनों बिंदुओं के बीच जब कोई वस्तु रखी जाती है, तो फोकस दूरी के समांतर जाती है दोस्तों, तो वह परावर्तक से टकराकर फोकस दूरी पर लौट जाती है। इस तरह यहाँ से लौट जाती है। और जो हमारी दूसरी बिंदु होगी वो ऐसे जाएगी, यहाँ से ऐसे जाएगी दोस्तों। और जो कि यहाँ पर कोई अल्फा कोण बन रहा है, तो ये अल्फा कोण से ऐसे बनाती, ऐसे ऐसे करके बनाती चली जाएगी दोस्तों। ये हमारा लाइन थोड़ा तिरछा हो गया, ऐसे बनाती करके चली जाएगी दोस्तों। तो यहाँ कोई यहाँ काट देगी, तो दोस्तों यहाँ हमारा प्रतिबिंब उल्टा बन जाएगा। इस प्रकार हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि हमारा जो प्रतिबिंब बना है वो वक्रता केंद्र के पीछे बना है। तो वस्तु के बनने में थोड़ी आपको जानकारी दे देते हैं कि हमारा आप कैसे लिखेंगे। तो हमारा जो पहला पॉइंट होगा कि हमारा वस्तु कहाँ है, C तथा फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच है हमारा, वक्रता केंद्र के बीच। अब इस तरह लिखेंगे। और जो दूसरा हमारा पॉइंट है कि हमारा प्रतिबिंब कैसा है, हमारा जो प्रतिबिंब बना है दोस्तों वो है वास्तविक उल्टा। आप लिखेंगे कि वास्तविक और उल्टा, आप इस तरह लिख देंगे, उल्टा बना है। और क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो प्रतिबिंब कहाँ बना है, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। तीसरी पॉइंट हमारा हो जाएगा अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच, केंद्र के बीच। अब इस प्रकार लिख सकते हैं दोस्तों। तो इन सारी चीज़ों को आप अगर एग्जाम बोर्ड में लिखेंगे तो काफ़ी एग्जाम को अच्छा लगेगा और आपको एग्जाम में 5 नंबर देके चले जाएगा। इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन को करना था दोस्तों। तो चलिए अपने छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा छठा क्वेश्चन है दोस्त, तो चलिए दोस्तों आपको 7वां क्वेश्चन कराते हैं सबसे आसान माध्यम में। अब पढ़ लें एक बार क्वेश्चन को। क्या दिया गया हमारा, वायु के सापेक्ष जल का अपनांक जो हमारा AN, अर्थात जो वायु है वो है AN, और किसके सापेक्ष, जल, वायु के सापेक्ष जल का अर्थात W दिया गया हमारा 4/5। आप देख सकते हैं। और क्या दिया गया है, तथा कांच का अपनांक ANG हमें दिया गया है 3/2। इन दो चीज़ों को आप याद रखना। और क्या निकालना हमें, जल का कांच के सापेक्ष अर्थात वाटर का ग्लास के सापेक्ष अपनांक निकालना है। तो चलिए हम इसका आपको सबसे सरल माध्यम से समझाते हैं। जो हमें दिया गया है दोस्तों, ANW दिया गया था 4/5, और हमें दिया गया है ANG वो दिया गया है 3/2। जब आप और हमें पूछा क्या गया है, जो हमारा पूछ रहा है दोस्तों वो है, हमारा पूछ रहा है WNG, अर्थात वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपनांक पूछ रहा है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों,
तो हमारा जो आप लगाने का तरीका क्या होता है वो है W, अर्थात वाटर के सापेक्ष गिलास का अपनांक जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ANG, एयर के सापेक्ष गिलास का अपनांक अर्थात ANW। आप इस तरह लिखेंगे। जो हमारा ANG का मान है वो है 3/2 और ANW का मान है 4/5। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2 गुणे ये ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 5/2, 5/4 इस प्रकार हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 3×5 15, यहाँ पर आ जाएगा 4 दूना 8। आपको इस तरह सॉल्व करना था दोस्तों इसे। तो आपको दोस्तों इस तरह सॉल्व करना था। आप इसे काट सकते हैं, 2 चौके 8, 3×5 15। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं इस तरह। दोस्तों हमारा आंसर यही हो जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अपने 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, जो हमारा 8वां क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर साल एग्जाम बोर्ड में पूछे गए हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन है कि वायु तथा जल में प्रकाश की चालें क्रमशः इतनी 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड तथा 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपनांक हमें निकालना है। यहाँ पर कांच नहीं रहेगा दोस्तों, यहाँ पर जल रहेगा। कि वायु के सापेक्ष जल का अपनांक हमें निकालना है। तो चलिए इसको भी आपको सबसे सरल माध्यम से समझाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा दिया गया है कि वायु तथा जल में प्रकाश की चाल। तो आप लिखेंगे कि वायु में प्रकाश की चाल, आप लिखेंगे वायु में प्रकाश की चाल, कितना दिया गया है, अर्थात इसे B1 से डिनोट करेंगे। वो हमारा है, आप देख सकते हैं हमारा कितना दिया गया है। वो हमारा दिया गया है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, आपको इस तरह लिख देना है। और क्या दिया गया है, जल में प्रकाश की चाल 2×8 मीटर प्रति सेकेंड। तो आप लिखेंगे जल में प्रकाश की चाल, इसे आप B2 से डिनोट करेंगे। वो है 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आप इस तरह लिख देंगे। तो हमारा पूछ क्या रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का, यहाँ पर कांच नहीं रहेगा, यहाँ पर जल रहेगा, जल का अपनांक पूछ रहा है। तो हमारा जो वायु के सापेक्ष जल का अपनांक रहेगा कि यहाँ पर वायु रहेगा, वायु के सापेक्ष जल का अपनांक, यहाँ पर जल। तो इसका जो फार्मूला होता है वह है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल अपान जल में प्रकाश की चाल। आप इस तरह, इसका जो फार्मूला होता है यही होता है। तो आप इस तरह लिखेंगे। तो जो निर्वात में प्रकाश की चाल दिया गया है B1 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और जो जल में प्रकाश की चाल है वो है 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड से मीटर प्रति सेकेंड कट जाएगा, 10⁸ से 10⁸ कट जाएगा। जो हमारा आंसर आ जाएगा 2/3। जब इसे आप सॉल्व करेंगे 1.5 आ जाएगा हमारा आंसर। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसे एक बार जरूर याद करके जाना दोस्तों। तो आप देख सकते हैं 8वां क्वेश्चन का हमने आपको आंसर बता दिया। तो चलिए अपने अब हमें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा केमिस्ट्री से स्टार्ट हो जाता है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है अल्फा कण, अर्थात जो अल्फा कण होते हैं दो प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है। जो हमारा पहला ऑप्शन है 1.6×10⁻18 कूलाम। दूसरा ऑप्शन है 3.2×10⁻−19। तीसरा ऑप्शन है 1.6×10⁻−19। चौथा ऑप्शन है 3.12×10⁻−19। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 3×10⁻−19 कूलाम। इसका आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि जो प्रोटॉन होते हैं, इसका दोस्तों यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो प्रोटॉन होते हैं प्लस आवेश होता है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा 3.2×10⁻19 कूलाम। तो चलिए अपने 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 10वां क्वेश्चन हमारा दोस्तों, तो 10वां क्वेश्चन है एम्पियर इंटू सेकेंड किसका मात्रक है। जो एम्पियर इंटू सेकेंड होता है वो किसका मात्रक होता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा का, दूसरा ऑप्शन है विद्युत वाहक बल का, तीसरा ऑप्शन है विद्युत आवेश का तथा आवेश का,
तो ये चौथा ऑप्शन है विद्युत धारा का, तो हमारा आंसर हो जाएगा आवेश का। तो चलिए अपने ग्रुह क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा एक ग्रुह क्वेश्चन है 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम, तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान पूछा गया है दोस्तों। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह हर साल एग्जाम बोर्ड में आया हुआ है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इन सारे क्वेश्चन को आप एक बार ज़रूर याद करके जाना, क्योंकि अब टिक के माध्यम से आपको उमार के माध्यम से 20 नंबर पूछ ले रहा है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। चलिए इसको भी आपको सॉल्व करके दिखाते हैं किस तरह सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारा दिया गया है कि 1.5 विद्युत वाहक बल, जो हमारा विद्युत वाहक बल है जिसे हम आई से डिनोट अर्थात ई से डिनोट किया जाता है, ई बराबर दिया है 1.5, क्या दिया गया है 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल का सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जो हमारा प्रतिरोध है अर्थात आर, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, वो आर बराबर दिया गया है 3 ओम हमें दिया गया है। हमारा पूछ रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं क्या पूछ रहा है, तो सेल में जो धारा बह रही है उसका अधिकतम मान पूछ रहा है। तो आप इन दोनों के बीच एक रिलेशन जानते होंगे, तो हमारा I बराबर होता है E/R होता है दोस्तों, आप इसे जानते होंगे। तो आप हमें क्या चाहिए, हमारा जो हमें चाहिए I हमें निकालना है, जो हमें चाहिए E बराबर हमें दिया गया, R बराबर हमें दिया गया है। जब इसे सॉल्व करेंगे E का मान है 1.5 और जो R का मान है वो है 3। जब इसे सॉल्व करेंगे, हम आपको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका बता रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव है, तो आप यहाँ पर दशमलव लगाइए, एक अंक के बाद 0 बढ़ाइए, यहाँ पर दशमलव से दशमलव कट जाएगा, हमारा आंसर जो आएगा 15×5 30। जब आप इसे सॉल्व करेंगे 15 दूना 30, 1/2 हमारा आ जाएगा, अर्थात अब ये भी लिख सकते हैं, जब इसे आप सॉल्व करेंगे 0.5 हमारा आ जाएगा, इसका यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपको हमने सबसे सरल माध्यम से इसका आंसर बताया है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो हमारा 12 क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार ज़रूर के याद करके जाना। चलिए इसको आपको सबसे सरल माध्यम से समझाते हैं, क्योंकि ये सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हर साल एग्जाम बोर्ड में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे और आपको एक अच्छा नंबर दे के जाएंगे। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आपको सबसे सरल माध्यम से समझाते हैं। हमारा क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिणाम हमें ज्ञात करना है दोस्तों। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और यह 3 नंबर का पूछा जाता है, तो आप इसे एक बार ज़रूर याद करके जाना। चलिए आपको सबसे सरल माध्यम से हम आपको समझाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होता है दोस्तों, आप जब एग्जाम में पेपर देंगे तो सबसे आपको पहले यह ज्ञात होना चाहिए, आप जो मान दिया गया है आप उसे एक तरफ साइड में लिख लेंगे, जो मान दिया गया है उसे लिख लेंगे। जैसे हमारा यहाँ पर है I बराबर जो है 0.5 एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, जो हमारा समय है वो 10 मिनट का है। आप इस प्रकार अपने कॉपी में सबसे अच्छे माध्यम से आप निकाल लेंगे। चलिए हम भी अपने कॉपी में लिख सकते हैं कि जैसे कोई ये परिपथ हम बना के दिखा रहे हैं, ये प्लस की बैटरी है, ये प्लस की बैटरी है, यहाँ पर कोई बल्ब जोड़ा गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं हम बना के दिखा रहे हैं। और इस प्रकार ये माइनस की बैटरी है, यहाँ पर प्लस आवेश है, यहाँ पर माइनस, जिसमें धारा प्रवाहित हो रही, वाई धारा प्रवाहित हो रही, जिसका मान है 0.5 एम्पियर। तो हमें क्या निकालना है, इसका जो निकालना है हमें दोस्तों, आप देख सकते हैं कि विद्युत परिपथ में विद्युत आवेश का परिणाम क्या होगा, हमें ये निकालना है दोस्तों। तो आप इसे जब निकालेंगे दोस्तों, हमारा जो I बराबर दिया गया है दोस्तों, आप यहाँ लिख दे रहे हैं, I बराबर है 0.5 एम्पियर, जो हमारा T है वो है 10 मिनट। तो हम इसे जो 10 मिनट दिया गया है इसे हम आपको सेकंड में बदल देंगे, तभी इसका आंसर आएगा। तो आप जानते होंगे दोस्तों 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट में जो हमारा होता है 60 सेकंड, तो आपको 10 मिनट में ऐसे 10 मिनट में आपको कितने सेकंड हो गए आपको ज्ञात होना चाहिए। तो आप यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा यहाँ आ जाएगा 600 सेकंड, हमारा 600 सेकंड आ जाएगा। तो आपको ज्ञात होना चाहिए इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों, इसका फार्मूला होता है
वो होता है Q बराबर IT। तो अब हमारा जो मान चाहिए थे हमें मिल गए, तो हम इसका सीधा अब लिखेंगे फार्मूले के ऊपर। I का मान है 0.5 और जो हमारा T का मान है दोस्तों वह 600। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों जब आप इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप बट्टे में 10 कर दीजिए और यहाँ पर आप दशमलव लगा दीजिए। तो यहाँ पर दशमलव से दशमलव कट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 5 5 10 गुणे 600। जब आप यहाँ पर आज जब इसे काटेंगे या 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, अर्थात यहाँ पर 60 आ जाएगा। हमारा क्यों बराबर जो फाइनल आंसर आ जाएगा, यहाँ पर 300 आंसर आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि 6 30 और एक 0 है, आप 0 बढ़ा देंगे। तो इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन को करना था दोस्तों, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं जो 12 क्वेश्चन था वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसी प्रकार एग्जाम बोर्ड में लगाना है दोस्तों, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है, हमने पहले ही बता दिया कि जो एग्जाम बोर्ड में सीधे पूछे गए हैं, आपको इसीलिए बता रहे हैं। जो हमारा 13वां क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है दोस्तों। आप इसका आंसर हमें कमेंट में बताएंगे। आपको हम क्वेश्चन पढ़ के बता रहे हैं कि दिए गए अर्थात नीचे दिए गए चित्र में ज्ञात कीजिए। जो हमारा चित्र आपको हम दिखा दे रहे हैं, पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पढ़ के दिखाते हैं। तुल्य प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है, परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है, अर्थात और क्या ज्ञात करना है, 3 एम्पियर के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर हमें ज्ञात करना है दोस्तों। तो आपको इसका हम डायग्राम दिखा दे रहे हैं, आपको आंसर हमें कमेंट में बताना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारा ये डायग्राम है, आपको इसका आंसर सभी का आंसर कमेंट में बताना है। और 14 नंबर भी हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, आपको इसे भी हमें बताना है। आप डायग्राम देख सकते हैं। आपको इस प्रकार इन दोनों का जो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है वह बिंदु ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है दोस्तों। आप इस सारे क्वेश्चन को एक बार एग्जाम बोर्ड में अगर लगा के जाएंगे तो एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपको याद ना हो, अर्थात आप एक बार किए नहीं रहे हो। तो दोस्तों आपको इस तरह हमने आज फिजिक्स के अर्थात साइंस के आपको 30 इम्पॉर्टेंट नंबर हम दिला रहे हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और जिन सारे क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं, आपको एक बार ज़रूर इस एग्जाम बोर्ड में तैयार करके ही जाना है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हुआ है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि हमारी वीडियो अब तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।